अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे सहयोगी को, और उनका चेहरा तो जाना पहचाना है ही, आप सब उन्हें पहचान ही जाएंगे। सईद अंसारी एक ऐसे एंकर हैं जिनको उनकी शालीनता के लिए पहचाना जाता है। खास तौर पर देश के टीवी एंकर्स जितने भी हैं उनके टॉप नेम्स में उनका नाम भी शुमार होता है। सईद, कृपया स्टेज पर आएं। सईद हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। वो चर्चा करेंगे पशुधन पर, गांव का कामधेनु पशुधन। तो अब मैं आपकी मुलाकात पैनलिस्ट से भी करा देती हूं। हमारे साथ इस पैनल में जुड़ रहे हैं रणपाल ढांडा, जो कि अध्यक्ष हैं पोल्ट्री फार्म्स एसोसिएशन के। स्टेज पर आए सर। वो एक देश के प्रमुख पोल्ट्री फार्मर हैं। 1992 में उन्होंने शुरुआत की थी। 7 साल वो सेक्रेटरी रहे हैं पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के, और पिछले 2 वर्षों से प्रेसिडेंट हैं। अगले पैनलिस्ट हैं जेके जैना साहब, जो कि डीडीजी हैं फिशरीज साइंसेज आईसीएआर के। पिछले 7 वर्षों से वो आईसीएआर के उप महानिदेशक हैं मत्स्य विज्ञान के। सर स्टेज पर। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे आरएस दीक्षित साहब, जो कि आनंदा डेयरी के फाउंडर हैं। 1989 में उन्होंने बुलंदशहर में ये कंपनी स्थापित की थी और आज 18 लाख लीटर दूध का उत्पादन करते हैं और 5000 से ज्यादा कर्मचारी उनके साथ काम करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। जी प्रोसेसिंग करते हैं। सर बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। जी नहीं ठीक है, प्रोसेसिंग करते हैं। बैठिए सर, मैं यहाँ माफी चाहूंगी, सही शब्द ये है कि वो प्रोसेसिंग करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। चलिए, इसके अलावा मैं बीएन त्रिपाठी साहब को बुलाना चाहूंगी, जो कि डीडीजी हैं एनिमल साइंस आईसीएआर के। और हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत मित्रा भी मौजूद हैं। स्वागत है आप सबका। थैंक यू अंजलि। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत किसान तक में। पशुधन, गांव का कामधेनु। हम इस सत्र का आरंभ करें उससे पहले यहां उपस्थित सभी विद्वजन, किसान भाई, कृषि वैज्ञानिक और कृषि क्षेत्र से जुड़े आप सभी लोगों का किसान तक की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आपकी उपस्थिति आज इसलिए भी यहां पर प्रार्थनीय है क्योंकि आज मैम हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहे हैं जो हम गर्व से ये कह रहे हैं कि न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि अमेरिका, यूरोप या दुनिया के किसी भी कोने में किसानों का इतना बड़ा महामंच या किसानों के लिए एक ऐसी सोच जो सिर्फ किसानों के लिए हो, जहां सिर्फ किसानों की बात हो, जहां सिर्फ खेती की बात हो, जहां सिर्फ हम उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में बता सकें, हम उन्हें ऐसे ऐसे वैज्ञानिकों से मिलवा पाएं जो उनकी उपज को बढ़ाने में उनकी मदद कर सकें, हम मौसम वैज्ञानिकों को उनके सामने पेश कर सकें, प्रस्तुत कर सकें, ताकि आने वाला मौसम उनकी फसल को नुकसान पहुंचाएगा, फायदा पहुंचाएगा, ये सारी चीजें हम किसान भाइयों तक पहुंचा सकें। हमारा ये प्रयास हमारे किसान भाइयों को, जो कि सिर्फ किसान नहीं हैं, हमारे अन्नदाता हैं, और उन अन्नदाताओं को समर्पित हमारा ये किसान तक, हमारे सभी उन अन्नदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिनके कारण आप और हम हैं, जिनके कारण हमारा देश है और जिनके कारण हमारी पीढ़ी भविष्य में भारत निर्माण में योगदान करती है। आपका योगदान सर्वोपरि है, आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हम आपके ऋणी और आभारी हैं। सभी पैनलिस्ट का बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज लोग हैं, लेकिन किसान खेती करता है और उस कृषि के साथ साथ
पशुधन जो है वो कृषि में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी मदद करता है। क्या यह संभव है कि आज अगर बड़े किसानों को छोड़ दिया जाए तो हमारे देश का 86% के लगभग जो छोटा और मझोला किसान है वो कहीं ना कहीं पशुधन पर निर्भर करता है और वो बहुत एक बड़ी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी उपस्थिति इसलिए यहां पर प्रार्थनीय है क्योंकि वो उन नीतियों को बनाने का कार्य करते हैं, क्योंकि वो किसानों की उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उस पर गहन रिसर्च, शोध के बाद नीतियों को बनाने का काम करते हैं ताकि किसान उससे लाभ उठा सकें। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिजीत मित्रा जी। एक बार आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर हैं आप डॉक्टर मित्रा। डॉक्टर मित्रा, किस तरह से सर जो पशुधन है वो हमारे किसानों को मदद करता है और हमारी सरकार ऐसा क्या कर रही है कि किसानों को मदद करे या किसानों को प्रोत्साहित करे और किसानों को खड़ी फसल का नुकसान हो जाना, पशुधन की मदद से वो नुकसान कम हो, और सरकार की इसमें क्या भूमिका है? किसानों के लिए पशुधन को देखते हुए सरकार क्या कर रही है? सभी को नमस्कार। आपको भी। मुझे यहाँ पे बैठे हुए गर्व इसलिए महसूस हो रहा है कि यहाँ पे जितना फार्मर्स आए हैं और जैसे नहीं कि आपने भी बताया है कि करीब 86% हमारा चाषी भाई ऐसे हैं जो किसी न किसी कारण से पशुधन से जुड़ा हुआ है। और ये आंकड़ा बताता है कि जब भी कभी एक फार्मर सुसाइड करता है वो खाली वेदनादायक ही नहीं है, बहुत एक विडंबना भी है। और आंकड़ा ये बताता है जहाँ पे भी चाषी भाई साथ में पशुधन का उपयोग करते हैं वहाँ पे सुसाइड की मात्रा लगभग ना के बराबर है। ये अपने आप दिखाता है पशुधन का क्या उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा भारतवर्ष में जो पशुपालन है, बहुत संख्या में पशुपालक कम संख्या में पशु रख के करीब 5 से 10 पशु एक घर में रखता है और बहुत बड़ी संख्या में दूध का उत्पादन करता है। जैसे अभी एक चाषी भाई बात है, दूध हम बनाते हैं, बिल्कुल हर घर से 1 से 2 किलो इतना ही दूध बन के जब इकट्ठा होता है वो दूध का समुंदर होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा मंत्रालय का 2019 में नया सृजन हुआ था। ये पहले हम लोग कृषि मंत्रालय के अधीन थे। प्रधानमंत्री का ये एक सोच था कि एक पशुपालन मंत्रालय और मत्स्य पालन मंत्रालय अलग से उन्होंने खोला और उसके आधार पर हमारा मंत्रालय का यही मूल मंत्र है कि अभी हम किसी सब्सिडी नहीं, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करें, कैसे फार्मर को धीरे धीरे पशुपालकों को ऐसे सुझाव दे उनको उनके माध्यम से एंटरप्रेन्योर सामने आए ताकि वही उत्पादन का खुद एक सोर्स बने। उदाहरण की तरफ 1 मिनट में लूंगा। उदाहरण के लिए अभी हमारे पास जो देशी गाय है उसको बनाने के लिए हम लोग करीब 4 करोड़ रुपया कैपिटल सब्सिडी की बात कर रहे हैं, जिसमें 50% सरकार देगी। आगे आपका। नहीं सर, ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात और ये बड़ा प्रोत्साहित भी करती है हमारे किसान भाइयों को। लेकिन एक ये भी कड़वा सत्य है कि हमारे देश में जो प्रति पशु या हम दुग्ध उत्पादन की बात कर लें या दूध देने वाला जो पशु है 4 से 5 लीटर प्रतिदिन देता है, ये आपका आंकड़ा है, सरकारी है सर, मेरा नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 16 लीटर और आपको आप हमसे बहुत ज़्यादा किसान भाई आप लोग जानते हैं, इजराइल में एक पशु गाय, अगर हम गाय कह लें, भैंस कह लें सर, वो जो भी कह लें, 36 लीटर दूध एक दिन में। तो ये कमी क्यों है सर, और इस कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है और हमारे किसान भाइयों को किस तरह की जानकारी इसमें मुहैया करवाई जा रही है? देखिए, ये बात अक्सर आता है कि हमारा जो देसी गोवंश है कि हमारा जो
गाय भैंस है वो मूल रूप से कम दूध उत्पादन करते हैं। प्रति पशु दूध उत्पादन क्षमता 2 किलो है, 4 किलो है, बहुत कम है, आपने सही बताया। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा साथ साथ में कि हमारा देश का जो गोवंश है और जिस तरह से अभी आबोहवा परिवर्तन हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या इजराइल से लाए हुए गाय हमारा देश का वातावरण में पाल के और उतना ही खाना देने के बाद वो क्या सस्टेनेबल रहेंगे? क्या वो लाभदायक रहेगा? क्या आगे के लिए वो हम लगा पाएंगे? ये सब पूरा सोच के बाद हम लोगों ने जो सोचा है कि हमारा देशी गोवंश को संवर्धन करते हुए और हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, पशु चारा उपलब्ध है, इसको देखते हुए कैसे इसका दुग्ध उत्पादन में बढ़ाया जा सके, ना कि बाहर से कोई एक चीज लेके आए और तुरंत उसको हमारे ऊपर थोप दे और आगे वो कामयाब ना हो। बिल्कुल ठीक है सर। जैना साहब, आप फिशरीज को देखते हैं, मत्स्य पालन यानी कि अगर हम उसे सीधे आम भाषा में कहें तो मछली पालन जो है उसे लेकर जैना साहब क्या कार्य हो रहे हैं? किसानों को किस तरह की मदद दी जा रही है? हमारे देश में आज मछली पालन की क्या स्थिति? सर माइक ले लीजिए प्लीज। सभी को पहले मेरा नमस्कार और किसान आज तक को मेरा धन्यवाद कि मुझे ये मौका दिए हैं यहाँ आने के लिए। मेरा हिंदी इतना बढ़िया नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा थोड़ा समझाने के लिए। देखिए, हम लास्ट 7 दशक में जो फिशरीज का एक्वाकल्चर का ग्रोथ हुआ है वो देखने के लिए देखेंगे तो 1950 में हमारा प्रोडक्शन था सिर्फ 7.5 लाख टन। आज के दिन में 162 लाख टन, जो 21 गुना बढ़ा है। वो जब हम देखते रहते हैं ये ग्रोथ कैसे हुआ। क्या पहले जब हम क्या करते थे, नदी को जाते थे, समुद्र को जाते थे, सिर्फ मछली पकड़ते थे, कभी खेती के बारे में सोचते नहीं थे। ओनली इन 70 दशक में हमारा खेती का थोड़ा बहुत शुरुआत हुआ। तब हमारे पास बीज नहीं था। हम क्या जून जुलाई को वेट करते थे कि जब बाढ़ आएगा बीज मिलेगा। लेकिन आज के दिन में आप देखेंगे 100% जो सीड हमारा ओनली हैचरी प्रोडक्शन से, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी से मिलता है। कोई एक भी ऐसे बीज नहीं है, हम नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये संभव हुआ जो टेक्नोलॉजी, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी हुआ। आज के दिन में जो खेती हो रहा है, सिर्फ हम पहले लोग क्या करते थे, बीज लेके डाल देते थे तालाब में। आज के दिन में उसके खाना देते हैं, इसको बीमारी होता है तो दवाई देते हैं। जो प्रोडक्शन लेवल है, जो 70 दशक में हमारा प्रोडक्शन सिर्फ, जो तालाब के बारे में बोल रहा हूँ, सिर्फ 600 किलो पर हेक्टेयर होता था। आज के दिन में एवरेज नेशनल प्रोडक्टिविटी है अबाउट 3.5 टन। इवन खेती में जो थोड़ा अच्छा जो फार्मिंग करते हैं 10 टन 15 टन इज वेरी कॉमन। जो हम कार्प जाति का जो कटला, रोहू, नैन, ये मछली के बारे में, आज के दिन में जो कैटफिश जो यहाँ आजकल नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि नॉर्थ इंडियन लोग ज़्यादा कांटा वाला मछली खाते नहीं, तो सिर्फ एक कांटा जो होता है अंदर में, जो कैटफिश जो पंगेशियस बोलते हैं। आज के दिन में जो पंगेशियस खेती करते हैं 40 टन से 80 टन वेरी कॉमन। तो आज के दिन में टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि सिर्फ पहले हम बोलते थे इंडिया इज ए कार्प कंट्री और सिर्फ कार्प कल्चर करते हैं। आज के दिन में डाइवर्सिफिकेशन इतना ज़्यादा हुआ है, कम से कम 30 से 40 डिफरेंट स्पेसीज का हम खेती करते हैं। जब हम दूसरा और मैं बोलना चाहूँगा, ये एक एडवांटेज फिशरीज का क्या है, कोई आप पेड़ पौधा करेंगे या कोई आपका एक स्पेसिफिक पीरियड रहता है, 100 दिन में, 120 दिन में आप खेती हार्वेस्ट करते हैं। लेकिन मछली एक चीज़ है, आज बाजार का भाव अच्छा है, आप सेल कर सकते हैं 50 ग्राम में, 100 ग्राम में। आप सोचे थे कि 1 साल करेंगे, लेकिन 6 महीने में देखें कि आपका डिमांड अच्छा है, क्यों नहीं सेल कर देंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे कितना मुनाफा आता है वो इम्पोर्टेंट है। तो प्रोडक्शन सिर्फ फ्रेश वाटर में नहीं, मीठा पानी में नहीं, आज के दिन में ब्रैकिश वाटर में, समुंदर में भी हम मछली पालन करना शुरू कर दिए हैं। जैना साहब, हमारा किसान आकर्षित हुआ है, क्या वो इस तरफ जा रहा है अपने खेत में
थोड़ी जगह लेकर मछली पाल रहा है, ऐसा ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है हमारे देश में या नहीं? या अभी भी जो जो ट्रेडिशनल खेती कर रहा है वही कर रहा है, और जिसके पास अपना तालाब है या जिसने तालाब खुदवा लिया है वही मछली पालन कर रहा है? जी, पहले क्या था, मछली पालन सिर्फ ईस्टर्न इंडियन स्टेट में, जैसे वेस्ट बंगाल हुआ, उड़ीसा, बिहार, वही जगह में मछली पालन होता था। लेकिन बाद में हम देखे जो नॉन फिश ईटिंग स्टेट, जो आंध्र प्रदेश जैसा स्टेट में मछली ज़्यादा खाते नहीं थे, वहाँ एक कमर्शियल एंटरप्राइज जैसे हो गया। आज के दिन में अराउंड 2.5 लाख एकड़ एरिया में एक ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट गोदावरी एंड कृष्णा, जो कोलेरियो लेक एरिया हम बोलते हैं, 2.5 लाख एकड़ एरिया में कमर्शियल फार्मिंग हो रहा है, जो आज के दिन में दिल्ली बाजार में या नॉर्थ इंडिया में कहीं भी आप देंगे कि आंध्र प्रदेश का मछली आता है। लेकिन ओवर द ईयर्स आप देखेंगे लास्ट 10-15 साल में सिर्फ मछली पालन वही एरिया में नहीं है, आज के दिन में पूरा देश में धीरे धीरे आज देखें यूपी में, बिहार में, आज देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, पंजाब एंड हरियाणा में। कम एरिया होता है लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन हर जगह पर जा रहा है। इसके अलावा जो समुद्र तट पर जहाँ खारा पानी है वहाँ भी प्रोडक्शन, जहाँ जो पानी, जो मिट्टी में कुछ नहीं हो सकता, खारा मिट्टी है, पंजाब हरियाणा राजस्थान जैसे जगह में जो पानी मिट्टी खराब हो रहा है, वो एरिया में भी झींगा पालन आज के दिन में हो रहा है। आप लोगों को सबको पता होगा इसके बारे में। काफ़ी उम्मीद बंधी आपने जो बात कही, और अगर देश भर में मछली पालन को बढ़ावा मिल रहा है और किसान उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। हाँ, ढांडा साहब हमारे साथ, पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। देखिए, बात यहाँ पर पशुपालन की हो गई, बात यहाँ पर मछली पालन की हो गई, पोल्ट्री, ये क्या सबसे, ढांडा साहब, सबसे जोखिम भरा काम होता है मुर्गी पालन? और क्या इसमें ज़्यादा निवेश या ज़्यादा पैसा लगता है? और क्या एक आम किसान इसे शुरू करने में झिझकता है? अगर ऐसा है तो आप क्या कर रहे हैं उसे ये बताने में कि नहीं, वो भी ये काम कर सकता है और ये उतना जोखिम भरा नहीं है जितना हमें लगता है? सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इंडिया टुडे ग्रुप को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जो देश की 60% के करीब पॉपुलेशन है जो खेती बाड़ी से जुड़ी है, उसके ऊपर आज एक चैनल की शुरुआत की है। आज तक किसी भी मीडिया हाउस ने इस प्रकार का ये नहीं किया था, आज ये किया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, आपने पूछा कि पोल्ट्री कोई ऐसा मतलब डरने वाला सेक्टर नहीं है, इसमें बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया सेक्टर है। इसके अंदर मतलब मैं कहूँगा कि एक जो रोजगार देने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज फार्मर के लिए जो हमारे यहाँ एक समस्या जो भारत में खड़ी हुई है, वो सबसे बड़ी समस्या के छोटे फार्मर को, जो आज एक हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नाम से एक सिस्टम चला है जिसमें कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। उसमें किसी प्रकार का भी फार्मर के साथ कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई उसकी कॉपी तक भी एग्रीमेंट की फार्मर को नहीं दी जा सकती। ये बात आप लोगों को थोड़ा बहुत अजीब लगेगी कि जैसे आज के हिंदुस्तान में भी फार्मर इतना भोला है कि उसको एग्रीमेंट करवा रहे हैं और उसको कंपनियां उसकी कॉपी तक भी नहीं दे रही हैं। ये बात बिल्कुल जेन्युइन है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसान को जो मुर्गी पालन कर रहा है उसे सिर्फ नौकर बना कर रख दिया है? बिल्कुल। आज एक जॉब वर्क, मतलब कहने को तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और बड़े बड़े मंच पे लोग, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एक दिखाती हैं आगे कि हम इतने हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, इतने लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। एक्चुअल में वो उनका पूरा मेन ताना भी उनको नहीं दे रहे हैं। हमने अभी मित्रा सर, जैना सर, सॉरी ढांडा साहब, आपको ये नोट करना पड़ेगा सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम सिर्फ चाह रहे हैं कि देखिए, आप अगर एक ये समस्या है और इतनी बड़ी समस्या अगर आज इस मंच पर हमारे आप उठा रहे हैं, तो ये आप दोनों, क्योंकि आप लोग जिम्मेदार हैं। सर, बात पूरी हो जाए ढांडा साहब की, फिर हम आपसे रिएक्शन लेंगे। हमने इसके बारे में, पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसके बारे में बहुत स्ट्रगल करके और भारत सरकार को इससे अवगत कराया। भारत सरकार ने भी हमारी बात को तुरंत कार्रवाई करते हुए मंत्रालय में 2-4 मीटिंग हमारी की, साथ में कंपनियों को बुलाया और उस जॉब वर्क के ऊपर गाइडलाइन जारी की।
गाइडलाइन जारी करने के बाद वो जो सिस्टम होता है उसमें होता है कि राज्य सरकार चाहे तो उस पर काम मतलब उसको लागू करे या ना करे। अभी तक 6 स्टेट ने उसको लागू कर दिया है, नोटिफाई किया है, लेकिन जिन स्टेटों में नोटिफाई किया है उनमें भी वो कंपनियां आज तक भी ऐसे ही काम कर रही हैं। उन पे कोई किसी प्रकार की बंदिश नहीं है, ऐसे ही वो एक तरफा कॉन्टैक्ट करती हैं, फार्मर से ब्लैंक चेक लेती हैं और फार्मर को मजबूर आज जिस प्रकार से वो काम कर रही हैं, क्योंकि वो पूरा मेहनताना उनको नहीं मिल पा रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई हिसाब किताब कंपनी नहीं लगाती, उससे जो स्वतंत्र फार्मिंग करने वाले लोग हैं उनको भी मजबूरी में उनके नीचे आना पड़ रहा है। क्योंकि जब उनकी कॉस्टिंग खाली इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हिसाब लगाए फार्मर का, उसका 10 रुपए पर बर्ड का 1 अलॉट का खर्चा आता है। अब जो कंपनी 10 रुपए पहले दिन से ही, मेरे स्वतंत्र फार्मर हूं मैं, मेरे से आगे होगी तो मैं उसका मुकाबला कैसे करूंगा? आज 5-4 रुपए बर्ड पे तो काम होता है, अब 10 रुपए में पहले दिन से उससे पीछे हूं। तो हमारी मांग हमने गवर्नमेंट से की थी कि इस पे एक मॉडल एक्ट बना जाए और मॉडल एक्ट के तहत ही इसमें काम किया जाए। हम खिलाफ नहीं है इंटीग्रेशन के, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, हम चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। उसमें खाली गवर्नमेंट ने भी हमें बहुत अच्छा बना के दिया और हमारे को बहुत बढ़िया सपोर्ट किया कि इसके अंदर एक कुछ कॉस्टिंग है कि क्या, मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूंगा। भारत सरकार ने एक पूरी गाइडलाइन बना के ये एक पूरा चार्ट तैयार किया है। इसके अंदर आप देखना, इसके अंदर जो काम कंपनी ने करने हैं, मान लो चिक्स देना है, फीड देना है, दवाई देनी है, बाकी सारे काम फार्मर ने करने हैं, चाहे उसकी ब्रूडिंग करनी है, लेबर है, बिजली का खर्च है, मेंटेनेंस है, सब कुछ फार्मर का है। अब हमने उसमें डिमांड की थी कि ये बना जाए और इसके अंदर जब भी कोई एग्रीमेंट करे कंपनी तो इसके आगे लिखे भाई ये काम फार्मर करेगा, उसकी कॉस्टिंग क्या देगी कंपनी, फिर ये करेगा इसकी कॉस्टिंग क्या देगी और बाद में फार्मर को उसको क्या दिया जाएगा। तो ये भारत सरकार ने तो कर दिया करके, आगे स्टेट गवर्नमेंट भी अब धीरे धीरे कर रही है, क्योंकि 2 महीने पहले ही ये गाइडलाइन जारी हुई थी और 2 महीने में 6 स्टेट में तो इसको लागू कर दिया है। लेकिन लागू करने का हम ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हर राज्य सरकार इसको सख्ती से लागू करे, नहीं तो आने वाले टाइम में जैसे अमेरिका में, मैं एक रिपोर्ट है देखिए सर, ये अभी क्या होगा कि आने वाले टाइम में हमारे देश में भी 4-5 कंपनियों का ही साम्राज्य हो जाएगा इस प्रकार से, अगर ये नहीं किया तो। सर ये तो बहुत गलत बात है। तो ये हम चाहते हैं कि जैसे अमेरिका में भी बाइडेन ने अभी थोड़े दिन पहले ही भाई स्पेशल स्वतंत्र फार्मर को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज जारी किया है, क्योंकि वहां पे अंडे के और चिकन के रेट उन 4 कंपनियों ने मनमाने तरीके से बढ़ा दिए यूएस में। ये आपके पास पूरा तथ्य के साथ मैं आप बता रहा हूं। तो ऐसा ही हाल अपने आने वाले देश में, अपने देश में भी होने वाला है अगर सरकार ने इस पे सख्ती से वो नहीं किया तो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे कंपनियों को बांधना बहुत जरूरी है, बहुत। उसको एक, हम ये नहीं करें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हो, लेकिन वो तरीके से हो ताकि उसमें फार्मर का शोषण ना हो। जी सर, बाकी सेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत। ये विडंबना है। और देखिए इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ पर सरकार ने दे दी है, इसमें सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो बेचारे किसान को ही सौंपी गई। नीचे अगर 4-5 कॉलम को आप छोड़ दें तो उसके नीचे जितना भी है वो सब किसान, वो सारी जिम्मेदारी किसान की है सर। तो ये भारत सरकार को, कृषि मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना होगा। भारत सरकार ने बहुत, नहीं ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, आपका पॉइंट वैलिड है और हम तो इसे विडंबना कह रहे हैं। हम इसे विडंबना कह रहे हैं कि अगर किसान को सिर्फ नौकर बनाकर, मजदूर बनाकर छोड़ दिया गया है तो इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती और इस ओर हमें ध्यान देना होगा। लेकिन दोस्तों ये भी सच्चाई है कि हम आपको दे देंगे, हम आपको दिलवा देंगे, इसकी फोटोकॉपी करवा के आपको दे देंगे, अभी हमारी टीम आपको दे देगी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आप लोग जितनी मेहनत कर लें, आप लोग दूध का उत्पादन कर लें, आप लोग जब तक आपको कोई बड़ा उद्यमी ना मिले, बड़ा व्यवसायी ना मिले और वो आपको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास ना करे, तो शायद आपकी वो मेहनत उतनी फलीभूत नहीं हो सकती जितना खून पसीना आप मिट्टी में मिलाते हैं। हमारे साथ दीक्षित जी हैं, बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। आरएस दीक्षित जी आनंदा एक बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं और दूध से बने उत्पाद उनको बेचने का काम करते हैं। ये हमें ये समझाइए, अभी एक किसान भाई ने हमारे ये कहा था कि नहीं दूध आप पैदा नहीं करते हैं, दूध तो हम देते हैं आपको। कैसे आप किसानों से दूध लेते हैं, कैसे आप किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और कैसे आनंदा
को आनंदा होने का श्रेय आप किसानों को कितना देते हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं किसान तक को जिन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया, और मैं प्रणाम करता हूं किसान भाई और बहनों को। देखिए, मैं भी किसान का बेटा हूं। मेरा जन्म आगरा के एक छोटे से गांव में हुआ, और वहाँ मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई, जो कि किसान थे, कि अगर जीवन में कभी समय मिले तो इस डिवीज़न को एक उस लेवल तक ले जाना है कि जो भारत की शान बन सके। आप जानकर के आपको खुशी होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो प्रादेशिक डेयरी कोऑपरेटिव जो थी, वो उतना काम नहीं कर पा रही है जितना आनंदा काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम लोग 20 वेटरनरी डॉक्टर हैं हमारे पास कंपनी के रोल पर। हमारे पास जो एआई टेक्नीशियंस हैं वो हजारों की संख्या में काम कर रहे हैं, फुल्ली डिजिटल काम कर रहे हैं। आज हम लोग, जो सईद भाई ने बताया था कि जो इजराइल में 36 लीटर देती है गाय, हमारी देश की गाय कैसे दूध बढ़ सकता है उस पर काम कर रहे हैं। तो सीमन अच्छी क्वालिटी का अगर जाएगा और उससे गांव में जब काम होगा तो ये ब्रीड डेवलपमेंट पे काम हम लोग कर रहे हैं। आज यूपी के 6000 गांव में हम लोग ये अभियान लगा करके काम कर रहे हैं। 3 लाख किसानों से हम लोग दूध प्रोक्योर कर रहे हैं, और किसान का उत्पादन कैसे बढ़ सके उस पर जमीन में जाके काम कर रहे हैं। अभी एक नया अभियान हम लोगों ने चालू किया है कि गांव में जब किसान के पास जो गोबर पैदा होता है, उसके पास उसकी यूटिलाइजेशन आज क्या बची है कि वो उपला बनाता है या उसके लिए खाद बनाता है, और वो खाद भी एजिंग होती है, करीबन 1 से 1.5 साल में जाकर के खाद तैयार होता है। हम लोगों ने अभी भारत की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई के साथ मिलकर के, तो एसबीआई, आनंदा और किसान, हम तीनों मिलकर के बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं। यूपी के पहले डिस्ट्रिक्ट में चालू किया, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में, आज 5 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इनको लगा चुके हैं। ये 50,000 रुपए की आइटम है बायोगैस प्लांट, जिसको हमने किसान को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। उससे उसके घर की जो गैस का सिलेंडर है उसका खर्चा खत्म हो गया, उसका घर में जो गोबर पैदा हो रहा है उससे खाद बन के स्लरी तैयार हो गई, उसको केमिकल रहित खेती पैदा करने में उसको सहयोग मिल रहा है। तो इस प्रकार से अगर जो आज विदेश में भी बात चलती है कि हम जीरो कार्बन एमिशन पे कैसे काम करें, जो मीथेन गैस निकलती है हमारे पशुधन से उस पर कैसे काम कर सकें, तो उस पर आनंदा एक कमिटमेंट के साथ उस पर काम कर रहा है, जो आने वाले समय में आपको धरातल पे और जमीन पे बहुत तेजी से नजर आएगा। मैंने पर्सनली योगी जी से मुलाकात की, उनको अपनी इस पूरी स्कीम के बारे में बताया, और उन्होंने मुझे बोला कि 3 महीने बाद आप पूरा ये काम करके अगर मेरे से मिलते हो तो मैं आपको भारत सरकार की तरफ से भी इसमें कुछ सहयोग करना चाहूंगा, क्योंकि रियली ये किसान, सरकार और सब लोगों की जरूरत है कि हम जीरो कार्बन एमिशन पे कैसे काम कर सकें। और गैस सिलेंडर की जिस प्रकार से कीमत बढ़ रही है, अगर किसान के गोबर से ही घर में गैस पैदा हो जाए, और एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि जो मीथेन गैस निकल रही है उसमें कोई स्मेल नहीं है, आप उससे रोटी बना सकते हैं, आप अपने आसपास में किसानों से चेक कर सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी की गैस निकल रही है, उसका गैस का खर्चा जीरो हो जा रहा है। 1 मिनट में और लेता हूं, हमने एक योजना और चालू की है अभी कि जिस किसान के पास जमीन नहीं है, जिस किसान के पास पैसा नहीं है, उसको हम भारत देश की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसको हम कैटल लोन दिला रहे हैं। उस कैटल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% है। अगर वो टाइम से उसका ईएमआई देता है, किस्त देता है, आनंदा को दूध दे करके, तो 3% का रिबेट फिर से मिल जाता है। और उसका जो पशुधन है उसको भी डायरेक्ट सोर्स से हरियाणा, राजस्थान से दिलाने पर डिजिटली काम कर रहे हैं ऐप के द्वारा। इस अभियान पर भी काम चालू हुआ है। ये जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप करके सिस्टम बना है। मेरे ख्याल से अब तक हम लोग 200 करोड़ रुपया दिला चुके हैं इस काम के लिए, और मैं आपको गर्व से कह सकता हूं कि उसमें से एक भी लोन किसी किसान का डिफेक्ट नहीं हुआ है, उसकी टाइम से किस्त जा रही है। तो धरातल पर जब कोई कंपनी काम करती है तो किसान का विकास निश्चित होता है। दीक्षित जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने
सर अगर आप आज्ञा दें तो आपसे पूछ लेंगे, मैं समाप्त कर लूं। आप एक ये काम की बात इसमें से दीक्षित जी ने जो बात कही उससे हमारे मस्तिष्क में आई है। दीक्षित जी, क्या किसान आपको दूध जो दे रहा है, कुछ आप ऐसा आंकड़ा दे सकते हैं कि एक गांव के कुछ किसान या एक गांव के 100 किसान आपको पिछले 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्षों से दूध दे रहे हैं? ऐसा आप कुछ बता सकते हैं? और क्या वो जो 15 साल पहले आपको दूध दे रहा था वो आज भी दूध ही दे रहा है, या आपने कोई ऐसा प्रयास किया है कि वो उद्यमी बन गया है आज? सिर्फ दूध वाला वो तो नहीं रहा बेचारा कि दूध ही देता रहा आपको और आप आनंदा बढ़ता गया, फलता फूलता गया और वो किसान वहीं रह गया, ऐसा तो नहीं, ऐसा है। एक्चुअली क्या है, हमें मिनट में बात करनी होती है कि मुझे अपनी बात 3 से 4 मिनट में, 5 मिनट में रखनी है। जो काम किया जाता है वो धरातल पे बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग एंटरप्रेन्योर की जो स्कीम चला रहे हैं, जिसमें गांव के किसान के नौजवान को ला करके हम शहर में रोजगार करा रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज इस प्रकार से हमारी इस योजना में 2000 लोगों को हम लोग शहर में रोजगार दिला चुके हैं। और रोजगार का मतलब उसको जॉब नहीं दे रहे हैं, उसको खुद का मालिक बना रहे हैं। पूरे पंजाब में अगर आप देखें तो आपको आनंदा की प्लेसमेंट नजर आएगी और वहां पर यही नौजवान लोग वहां पर काम कर रहे हैं। और मैं फिर बता दूं, जो वो गाड़ी चलाते हैं उस गाड़ी की ईएमआई आनंदा देती है। गाड़ी को हम जो फाइनेंस कराते हैं बैंक से, उस लड़के के नाम कराते हैं। और ये स्कीम बहुत बड़ी चल रही है आज की डेट में। मतलब कम से कम एक गाड़ी आपने दे दी दूध को आप तक और गांव में क्या कर रहे हैं हम जी। हमारी खुद के कैटल फीड जो हमारा प्लांट है, पशु आहार का जो प्लांट है, जिसमें 200 टन रोज की जो प्रोडक्शन होती है, उसके पीछे हमने एक गौशाला बनाई है साहिवाल गाय की, सिंगल ओरिजिन की। उसमें हमारा प्रयोग है कि हम किसानों को ट्रेनिंग दे करके गांव में ही, अगर नौजवान अपने माता पिता के साथ रह करके उनकी सेवा करते हुए गांव में ही 50,000 लाख रुपए की इनकम करना चाहता है, तो कंप्लीट पूरा मॉडल तैयार हो गया है। और हम किसानों की वहां ट्रेनिंग करा करके ये गांव गांव में अभियान चला रहे हैं, जिसमें सर ने बताया गवर्नमेंट की भी स्कीम है, बैंक की भी योजना है। आनंदा, बैंक, भारत सरकार और किसान का नौजवान बच्चा, ये मिलकर के एक ऐसा पूरा मॉडल तैयार करेंगे जिससे जो आपने कहा है वो देश की पूरी प्रॉब्लम पर काम होगा। ठीक है सर। डॉक्टर मित्रा, मुझे आदेश हो गया कार्यक्रम समाप्त करने का। नहीं, लेकिन हम आपसे एक आज आश्वासन, आप इन किसान भाइयों को और किसान तक के माध्यम से देश भर के किसानों को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? क्या आप ऐसा कर रहे हैं जिससे इन्हें कुछ कॉन्फिडेंस आ सके? देखिए, 2-3 मुद्दा मैं लाना चाहूँगा। एक तो हमारा देश में जितना पशुधन है, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी पशुधन को टैगिंग के माध्यम में, एक पशु आधार के माध्यम में जोड़ दिया जाएगा। सुनने में बहुत आश्चर्य लगेगा, लेकिन 35 करोड़ का पशुधन को अभी जोड़ने का निर्णय लिया है। उसका मेन कारण ये है कि उसका सारे डाटा डिजिटाइज्ड होगा। और जो हम टेलीमेडिसिन की बात करते हैं सर, किसानों को क्या फायदा होगा? फायदा यही होगा कि उसमें जितना ट्रांजैक्शन करेंगे, लोन लेना है, दूध बेचना है, उसमें कोई ट्रीटमेंट करना है, वैक्सीन करना है, एआई करना है, सब उसके साथ जुड़ जाएगा, तो उसके पास उपलब्ध होगा। दूसरा, सारे जो वैक्सीनेशन स्कीम है। सर, मैं क्षमा के साथ जैना साहब से एक मछली पे महत्वपूर्ण सवाल ले लें। ये मछली तो हमने सुना था कि आज नहीं, वर्षों पहले भारत सरकार ने दक्षिण भारत में एक ऐसी योजना निकाली थी कि जो गरीब महिलाएं हैं, जो अकेली हैं, विधवाएं हैं, एक कमरे में भी रहती हैं, तो उसका फर्श तुड़वाया, गड्ढा करवाया और वहीं मछली डाल दी और ऊपर से फिर फर्श ढक दिया। ये बड़ी स्कीम पॉपुलर हुई थी, लेकिन उसके बाद कहाँ गायब हो गई सर? उसके बाद आज क्यों घर घर में मछली नहीं पाली जाती? आज क्यों आज भी हमें नजर नहीं आते मछली के तालाब? कहीं दूर दराज, कहीं सुदूर जाइए तो कुछ नजर आता है, ऐसा क्यों? देखिए, पहले तो तालाब बहुत जगह मिलता था। आज के दिन में इंटर सेक्टरल कंपटीशन इतना ज्यादा है। ऐसा तो नहीं आपने उद्योगपतियों को सौंप दिया सब? छोटा किसान रहे उसको आज के दिन में आप देखेंगे कि मछली पालन आज के दिन में फिर पूरा ऐसे इंडस्ट्री लेवल में प्रोडक्शन बहुत कम है। वही मैं बोलना चाहता हूँ। आज के दिन में भी इट इज प्रोडक्शन इज फ्रॉम दी ग्राउंड लेवल। ओनली एक सेक्टर है जो झींगा पालन, जो समुद्र के किनारे में बोल रहा हूँ, जो 10 लाख टन आज के दिन में हम झींगा उत्पादन करते हैं, जिससे 57,000 करोड़ जो बोलते हैं एक्सपोर्ट होता है, वो थोड़ा एंटरप्रेन्योर्स लेवल में है। और एक भी मैं बात बोलना चाहूँगा, आज के दिन में जो फिशरी इंडस्ट्री ग्रोथ हुआ है, 100% मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट बाय द फार्मिंग सेक्टर। जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट
बहुत कम है। और जो बोल रहे थे कि छोटा छोटा जगह में, आज के दिन में भी हम बोलते नहीं हैं कि फार्मिंग के लिए सिर्फ तालाब चाहिए। आज के दिन में जो केज बोलते हैं समुंदर में या रिजर्वर में, जस्ट 6 मीटर। सर जागरूकता की कमी है, माफी सर मुझे आदेश हो रहा है बार बार पीछे से। जागरूकता की कमी है, हम जागरूकता पैदा नहीं कर पा रहे हैं हमारे किसानों में मछली पालन को लेकर। ऐसे नहीं, हर चीज में है, ऐसे नहीं है। पशुधन से लेके हर चीज में जागरूकता का कमी है। मैं आपको यही बताना सर जिम्मेदारी चाहूंगा- आपकी है सर। नहीं, मैं इसलिए जिम्मेदारी आपकी ना है। ना नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन साथ साथ मैं किसान तक चैनल को भी मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि जितना स्कीम है, आधा से ज्यादा स्कीम किसान तक पहुंचा ही नहीं पाते। सर, हम क्योंकि हमारा इसीलिए हमने तो शुरुआत में बिल्कुल कहा आप था कि हम जोड़िए, वही और काम मैं करें, चाहूंगा वही कि काम। जितना स्कीम है उसके बारे में थोड़ा एक प्रोग्राम अलग से रखिए, ताकि हम जना उनके साहब, बारे डॉक्टर में मित्रा मैं ओनली बोलना चाहूंगा कि ऐसे एक प्रोग्राम 4 पैनलिस्ट है, 40 मिनट में हम कुछ बोल नहीं सकते। मैं तो आपके जरिए में आपको गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हमको 1 घंटा दीजिए, हम पूरा प्रोग्राम के सर बारे हम में आपको बोलेंगे। 5 घंटे देंगे जी, हम आपको 5 घंटे देंगे, लेकिन आप प्लीज कीजिए। आप एक आश्वासन आप किसानों को मछली पालन के लिए। जी, मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारा जो 8 संस्थान है ICR इंस्टीट्यूट का, हम तो शोध करते हैं मेनली। 8 इंस्टीट्यूट है, 30 सेंटर है पूरा भारत में। कोई भी विषय में जो ट्रेनिंग चाहिए, दवाई के बारे में हो, डिजीज के बारे में हो या वो सब फ्री आहार कर के रहे बारे हैं में हम, हो, मुफ्त करवा रहे हैं सब आप। 100% मुफ्त होता है। 10,000 हर साल में, कम से कम 10,000 ऐसे फार्मर को हम मुफ्त ट्रेनिंग देते हैं। ठीक। फिजिकल ट्रेनिंग, हाँ। ऑनलाइन ट्रेनिंग तो चलता रहता है, फिजिकल ट्रेनिंग कम से कम 10,000 फार्मर सर को आपको देते हैं। बीच में रोक रहा हूँ, क्षमा उसके लिए। और आप सबसे भी क्षमा इसलिए क्योंकि सवाल आपके लेने थे। सर अगला कार्यक्रम है, मंत्री जी भी आ गए हैं। नहीं हमें बिल्कुल नहीं मौका वो था, वो गलती मेरी है क्योंकि मैंने इन लोगों से ज्यादा सवाल पूछ लिए। लेकिन अभी आप बैठे हैं, अभी बहुत सारे सेशन हमारे चल। हाँ सर अभी हम लोग बैठे हैं, यही हैं, आप भी यही हैं, अभी खाना भी खाएंगे, सवाल पूछेंगे। इस सत्र को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी पैनलिस्ट। सर आपसे प्रश्न, आपका प्रश्न अवश्य लेंगे, ये वादा है सर, ये वादा है। बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, धन्यवाद कीजिए। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।